तो ये दिवाली ग्रीटिंग्स से काम शुरू हुआ, तो यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये जर्नी कैसे हुई? बात ऐसी है कि मैं तो जो करना था तो आर्ट के साथ रहना था, तो दिवाली कार्ड ठीक है, लेकिन मेरे अपने आर्ट, अपने ग्राफिक्स करना था। तो मैंने जब दिवाली कार्ड से थोड़ा आमदनी मिलती है, ये कैलेंडर से मिलती है, तो मैं अपने ग्राफिक करता था और मुझे अपनी प्रदर्शनी करती थी। तो मैंने सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, मुंबई में, दिल्ली में प्रदर्शनी भी की और ये जाके वहां लिखा था। होता क्या था कि यहाँ दिवाली कार्ड में वालों को 2-4-5 हज़ार रुपया कम आमदनी हुई है, वो सब छापो, तैयार करो, ले जाओ, आओ, वो खत्म हो गया। उसमें से कुछ आमदनी होती नहीं थी, लेकिन मेरा शौक पूरा होता था, आनंद होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें हो गई कि जब मैंने ये 84 में, ये 83 में ये मेरा प्रदर्शन दिल्ली में किया था, तो उसी में से एक मेरी डिजाइन को, मेरे जो सेरिग्राफ, जो ग्राफिक जिसको बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड। कस्टमर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, तो हमें ये जानना है कि ऐसी क्या खासियत थी आपके काम की? मैंने शुरू किया तो मेरी क्वालिटी और मतलब उनका एग्जैक्ट कमिटमेंट, ये दो चीजों पर मैंने बहुत फोकस किया। कभी भी कितना भी हो जाए, मैंने अगर उनको 2 तारीख को दिया है तो 2 तारीख को उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ऐसा कई बार हुआ है। कोई एक पोर्ट्रेट अगर आपको चुनना है कि ये पोर्ट्रेट आपके जीवन का सबसे अच्छा पोर्ट्रेट या तो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक कौन सा एक पोर्ट्रेट अगर आपको चुनना है तो कौन सा है वो? देखो, जैसे बताते सिद्दीको वाला सिद्का, तो मेरा अपना ही पोर्ट्रेट हुसैन साहब ने बनाया है। अच्छा। मेरा है, मेरी वाइफ है, मेरे दोनों बच्चे हैं, तो हमको घर में बिठा के एक पोजीशन लेके बना के उन्होंने हमको गिफ्ट किया है। तो सबसे आज मेरे ड्राइंग रूम में ही लगा हुआ है। तो सबसे फेवरेट तो वही है, क्योंकि हुसैन साहब से भी मैंने बहुत साल, 20 साल काम किया। कंपटीशन का एक नजरिया ऐसा है कि मुझे उससे आगे जाना है, उससे बेहतर होना है, बट ये नहीं सोचते कि मुझे बेहतर होना है। जो आज आप ये मैसेज दे रहे हो कि अगर सही में आपको कंपटीशन करनी है तो खुद से करो, कि आप अपने आप को कैसे यूनिक बनाओ कि कोई कंपटीशन में आके खड़ा ही ना रह पाए। सो ये बहुत अच्छा मैसेज। अनिल भाई, ये जानना है कि हु इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है? तो जो उनको अपने अंदर के भाव वो रजू कर सके, लोगों के सामने रख सके, अपना मैसेज दे सके, अपना आनंद बांट सके, वही आर्टिस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिटवीन द लाइन्स, आर्ट. If you see current trend and upbringing of children, art is considered to be part of an extracurricular activity. Making career in any form of art is big no, because we believe there is no future in art. But if we see life of an artist, it is not less than any book or motivational story. At the end of the day, art teaches us about life. Art itself is philosophy. Whatever I am saying is not just a thought, but it's a fact of life of an artist. Yes, today we are going to meet one such eminent artist, Mr. Anil Relia. Mr. Relia is known for his portrait collection. He has over 3,000 collection of portrait, which includes work from very well-known artists like Raja Ravi Verma, M.F. Hossain, Hemen Mazumdar, Bhupen Khakkar, Jyoti Bhatt, Manu Parekh, and many more. Mr. Anil Relia belongs to business family, but he chose art as a part of his career. He started his professional career by baking Diwali greetings. Then he turned to graphic designing and screen printing. List of his customer includes very well-known businessmen and industrialists. He has been awarded for his contribution to art by the President of India in 1994. He has also worked with internationally renowned artist M.F. Hossain. He is a chairman and director of very beautiful architecture, Ahmedabadni Gufa, Hussain Doshi Gufa. He will give us thought on life and art. So let's go meet Mr. Relia and enlighten ourselves. अनिल जी, बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। हम आर्ट की जब बात करते हैं, और अगर मैं एज अ लेमैन और बेसिक जब आर्ट को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये तो कोई एक्टिविटी है। अगर मेरे पास थोड़ा समय बचा है तो मैं शायद ड्राइंग करने का सीखूंगा या तो बच्चों को सिखाऊंगा। तो आर्ट को अगर हम देखते ना तो एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये एक एक्टिविटी है
जो साथ पढ़ते पढ़ते या तो कोई काम करते करते हम कर सकते हैं। बट अगर जब हम आर्ट को नजदीक से देखते हैं, उसके अंदर झांकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये आर्ट है ना, ये दुनिया दिखाने का एक तरीका है, एक एक्सप्रेशन है, एक ह्यूमन की लाइफ का कोई सब्जेक्ट है, और एक अपना कल्चर और ट्रेडिशन दिखाने का तरीका है, ऐसा हमको लगता है। और जब हम आर्ट को अगर पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आर्ट हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, और कुछ विजडम दे रहा है। और यही हमारा एक मोटिव है कि बिटवीन द लाइंस के माध्यम से हम आर्ट को देखे, जरा समझे, और उसमें से कुछ लाइफ के लेसन लर्निंग और इंसाइट्स निकाले। और यही ऑब्जेक्टिव के चलते आज आप यहाँ पे हो, और हम सही में बेहद खुश है कि आप आज आए हो। और हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले 40-45 मिनट में बहुत कुछ आर्ट के बारे में और आर्ट के द्वारा लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा। सो फिर से एक बार धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। अनिल जी, अगर हम आर्ट की बात करें, तो एक सोच ऐसी है कि जब बच्चा पढ़ता है और उसको आर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ेगा नहीं शायद। तो हमें ये जानना है कि आपका चाइल्डहुड और स्पेशली स्टडी वो कैसा रहा है? जैसे आपने बताया कि आर्ट एक्टिविटी है, लेकिन आर्ट मतलब कला, तो मेरे लिए कला ही जीवन है। मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन से ही कला का एक शौक था, कला के माहौल में रहने का एक अपना एक आनंद था। उन दिनों में मुझे बचपन की याद को तो करीबन मैं 5 साल 7 साल कहूँगा, और तब तो कुछ पैसे नहीं थे, तो अगल बगल के मेरे यहाँ पर जो मिच बॉक्स के लेबल आते थे वो, फिर कपड़े की गांचरी बंडल के ऊपर जो आते थे वो लेबल, सब इकट्ठा करता हूँ जो मुफ्त में मिलता था। तो एज ए क्यूरियस बच्चों की तरह वो लेके उसको अच्छे से निकाल के नोटबुक के अंदर रख के उसका एक आनंद लेता था। अच्छा। तब तो मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन सी टेक्निक से छपा है, क्या है, लेकिन अच्छा लगता था। और बस बचपन से ही एक शौक था, तो उसी के पीछे मेरा पागलपन था, बहुत कुछ करता था और चला रहता था। तो लेकिन अब बात जब करते हैं स्टडी की, तो ऐसा था कि बाकी जो भी सब्जेक्ट है, साइंस से लेके ज्योग्राफी या हिस्ट्री या अंग्रेजी या जो भी, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। वो मैं बस पास हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात थी। तो और अच्छी रही थी, कभी भी मैं अब पूरे एसएससी कभी मैं कोई स्टैंडर्ड में फेल नहीं हुआ। बस 35 मार्क 36 मार्क, कभी 32 आए होगा तो सर ने 2 और दे दिए, लेकिन चढ़ा दिया। तो मेरा चलता रहा, लेकिन मेरा पैशन जो था वो आर्ट का था। अब मुझे भी नहीं मालूम था कि आर्ट में क्या हो सकता है, लेकिन एक बचपन से एक उसके पीछे पैशन था। मेरे घर का, जैसे कि मेरे घर सजाने का मैंने ही ठेका ले रखा था। घर की दीवारों ऊपर कुछ बना के लगाता था, कहीं कुछ अच्छा पुराना कैलेंडर मिल गया तो उसमें से फोटो काट के जूनी फ्रेम में लगा के वो लगाता था। तो एक शौक था। मुझे याद है 9-10 मैं स्टैंडर्ड में हूँगा, तब तो मैंने कैनवास पर मतलब करना एक शौक था, तो कपड़ा लिया, उसको लकड़े के फ्रेम पर लगाया, फिर कैनवास तो तैयार नहीं मिलता था, तो सरेस का लिक्विड बना के लगाया, उसके बाद सरफेसर लगाया और फिर पेंटिंग किया। तो ये एक शौक था, तो अपने आप वो बढ़ता गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चलता गया आगे रास्ता निकलता गया। बट जब आप पढ़ाई करते हो, स्कूल में होते हो और आपका ध्यान कला में ज्यादा होता है, तो क्या पेरेंट्स के वहां से, मतलब पिताजी स्पेशली, कहीं पे उनका कोई ऐसा थॉट था कि ये क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में आगे नहीं जा रहा है और सिर्फ कला में वो रुचि रखता है, तो क्या वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट था? नहीं, ऐसा था एक्चुअली मेरे फादर बड़े होशियार थे, और लेकिन बहुत छोटी उम्र में, उनको 7-8 दौड़ के बाद ही, क्योंकि उनके फादर का मतलब दादा का देहांत हो गया था, तो उनको वो पढ़ना नहीं पाया, तो उनको हमारे चाचाओं ने, मतलब बड़े दादा जिनको हम बोलते थे, उन्होंने स्कूल से उठा के दुकान पर रखवा दिया, जो हमारी पीढ़ी थी उसमें बिठा दिया गल्ले पर कि अभी आप संभालो, बहुत पढ़ लिया। तो उनको ऐसा था कि मेरे सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो मेरा सबसे बड़ा भाई तो डॉक्टर एमबीबीएस हो गया था, जो मेरे से 16 साल बड़े थे। दूसरा भाई जो वो तब चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा था। मेरी बहनें भी दोनों पढ़ी थी। मैं 5वां नंबर का सबसे छोटा था, लेकिन पढ़ने में कुछ नहीं था। शुरू में 2-4 साल तो चला,
पेरेंट्स के बड़े एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार लिया कि ये पास हो तभी ठीक है, क्योंकि ये कुछ आगे नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये जो आर्ट का शौक है, कला का शौक है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब उसको है वही, उसके पीछे वो दीवाना है, तो करने दो उसको, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और चलता था। तो क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में थे और साइड में ये छोटी छोटी कला की एक्टिविटी करते थे, तो पढ़ाई के टाइम पे ही आपने ये सोचा था कि मैं मेरी करियर या तो प्रोफेशन आर्ट में ही आगे ले जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, मुझे बचपन से ऐसा था कि भले भूखा रहना पड़े, लेकिन जीवन तो आर्ट के साथ, कला के सहारे ही बिताऊंगा, ऐसा बचपन से ही सोच रखा था। क्योंकि मैं घर में, जब मेरा घर का जो माहौल था, पिताजी जब ये बिजनेस में थे, तो उनके ऊपर करीबन, हमारा जॉइंट फैमिली था, तो 26 लोगों का जिम्मेदारी थी। तो 26 लोगों का दाल रोटी उन्हीं के हाथ से आता था, क्योंकि वही से, बाकी सब छोटे बच्चे थे, जो काका के, चाचा के बेटे थे, वो सब छोटे थे, तो अभी तक उनको सब सपोर्ट में थे, लेकिन मेन पिताजी देखते थे। तो ये सब चलता रहता था उन्हीं दिनों में। लेकिन मैंने ये सब देखा था, उनका बिजनेस के पीछे का फूल लगाओ, रात को 2-2 बजे तक। उन दिनों में तो फोन नहीं लगते थे, तो वो मांगते थे, पीपी करते थे। और उनका जो चाय का कारोबार था, तो कलकत्ता, कोचीन, कूनूर, ये सब जगह से रातों फैक्ट्री वालों के साथ बात करना होता था। रात को 12-2 बजे उठ के चिल्ला के बात करते, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं बोला ये सब क्या है, ऐसे थोड़ी जीवन होता है, जीवन तो अपना मतलब आनंद से होना चाहिए, ऐसे पैनिक से क्या होना है। तो ये पता नहीं था कि मतलब कमाना कितना मुश्किल है, वो तब नहीं माता था। लेकिन ऐसा चला कि नहीं, हम ना आर्टिस्ट बन जाएंगे, बस कलाकार बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी तब तो मालूम नहीं था, लेकिन एक ऐसा था कि कला के साथ ही जीवन मुझे बिताना है, और उसी डायरेक्शन में मैं अपने करता। अब जब स्कूल में था, तभी जो एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, ये सारी ग्रेड मैंने दे दी थी, और वो अच्छे ग्रेड से वो पास हुआ था। लेकिन जब बाकी विषय आ गए, तो मुश्किल से पास हो जाता था। लेकिन पेरेंट्स ने भी स्वीकार लिया, अब जो है वो करेंगे, बाद में जब तक पढ़ेगा ठीक है, नहीं तो फिर दुकान, अपनी जो पेड़ी है उस पर बिठा देंगे। ऐसे करके उन्होंने भी चलने दिया। तो सर, जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, 25-26 लोगों की जवाबदारी उन पे थी, तो ऐसे समय में पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन बच्चों से ऐसा होता है कि कुछ भी पढ़े, अगर आर्ट का पढ़ना आर्ट पढ़ ले, लेकिन पढ़ने के बाद वो कैसे भी करके कमाना शुरू करे, या तो बिजनेस में आ जाए। अब आपने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, तो वो तो शायद जैसे आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स ने स्वीकार लिया और आपने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर लिया, बट उसके बाद भी आपका मन तो था कि आपको कला में ही आगे जाना है। तो ये जो आपका डिसीजन था और उसमें आपको आगे जाना था, तो ये आपने आपके पिताजी के साथ कैसे मैनेज किया? मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुझे पहले तो पता ही ना था कि आगे फाइन आर्ट्स हो सकता है। लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में, 11th में था, तब पता चला कि ऐसी बड़ौदा में कॉलेज है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वुडकट, प्रिंट मेकिंग सिखाते हैं। तो इतना आनंद हो गया कि ऐसी कोई कॉलेज भी जगह नहीं। तो तब तो ऐसा ही मालूम होता था कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, बस बात खत्म हो गई। और बाकी मेडिकल का सोचना तो मेरे बस का था ही नहीं। तो अब उसमें ऐसा शायद आर्ट्स करेंगे, ऐसा कुछ सोचा हुआ था। लेकिन जब पता चला फाइन आर्ट्स, तो मैंने पिताजी से बोला कि मुझे ये फाइन आर्ट्स करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है करो, क्योंकि उनको मालूम है जो भी करेगा आना तो उनको बिजनेस में ही है। तो उन्होंने हाँ भी बोल दिया और मैंने किया। अब जब मैं कॉलेज में ही था, तो तीसरे साल में, मतलब हमारे सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज, तो उसमें मैंने देखा कि पिताजी का ज्यादा झुकाव है कि मैं उनके साथ उसकी पेड़ी में आ जाऊं। वेकेशन में जाता तो वहीं बिठाते थे। तो मैंने वहीं पर एक काम किया कि कुछ आमदनी मिलना शुरू हो जाए तो पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैंने पढ़ते पढ़ते ही एक स्क्रीन प्रिंटिंग करके दिवाली कार्ड बनाने का बिजनेस शुरू किया। उसका नाम भी दे दिया। मेरा दोस्त था, उसका नाम जनार्दन था, मेरा अनिल था, तो जैनिल इंटरनेशनल। छोटा तो सोचने का नहीं था, तो करके मैंने जैनिल इंटरनेशनल शुरू कर दिया और दिवाली कार्ड का बनाया। अच्छे से सैंपल्स बनाए, एल्बम बनाया, अब बनाना आता था लेकिन बेचना नहीं आता था, तो वहां फेल हो गए। ये सब किया, बहुत किया, छापा हुआ भी था, सब कुछ किया। पिताजी ने कुछ पैसे दिए थे वो लगाए, वो भी गवा दिए, कुछ वापस नहीं आए क्योंकि कार्ड बेच ही नहीं पाए हम लोग। अब समझ नहीं थी, भाव हमने अपनी डिजाइन थी तो अपने ज्यादा दाम लगा दिया जो बाजार में मिलता था उससे। ये सब बहुत कुछ कारण होता, लेकिन अनसक्सेस हो गया। और 2 साल, मतलब 1-1.5 साल करने के बाद पिताजी गुस्से हो, बोले ये सब बंद करो, रख दो घर में और तुम पढ़ाई पूरी करो। और मैं पढ़ाई पूरी करने चला गया। लेकिन हुआ क्या कि पढ़ाई के बाद जब मैं किसी काम से, सोशल काम से अहमदाबाद आया था, तो मेरे भाई के साथ था और मैंने यहाँ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना भी शुरू कर दिया था कि कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। उसी बहाने मैं सूरत से दूर रहूं तो मेरा
पेड़ी पर बैठना नहीं हो जाए। तो मैं यहाँ कुछ कर रहा था, तो दिवाली के टाइम मेरे भाई ने ही बोला कि मेरा दिवाली कार्ड कर दे। तो मैंने वो 1978 था और इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन था, तो मैंने अच्छा सा एक चाय के कप पर बच्चे खेल रहे ऐसा बना दिया डिजाइन करके, और मैंने उनके लिए बन दिया। अब वो जो कार्ड है ना, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। वो कार्ड उन्होंने जब उनके बाकी जो ब्रांचेस थे, उनके ऑफिस थी, कलकत्ता में थी, कोचीन में थी, कुन्नूर में थी और मुंबई में थी, तो बाकी सब लोगों को इतना पसंद है कि सबने बोला हमारा भी 500 करो, हमारा भी 500 करो, हमारा भी 1000 करो, ऐसा करके तो और 2-3 हजार कार्ड छापने आ गए। तो मैंने छाप दिया, पैसे तो थे नहीं, भाई से कागज के पैसे लिए, कलर के पैसे लिए, छाप के दे दिया, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि अपने घर का बच्चा इतना किया तो कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने एक 5-7 हजार रुपए का चेक विदाउट नाम से मुझे भेज दिया कि मतलब मेरे भाई को भेजा कि आप अनिल को दे देना, और बस हमारी ओर से उनके है, और ये अच्छा सा काम करता रहे, ऐसा ही काम करे। तो भाई ने बोला कि अरे तुम्हारा चेक आया, लेकिन तुम्हारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं थी, अकाउंट कहाँ से? जब तक हॉस्टल पढ़ता था पिताजी 200 रुपया महीने देते थे, अब तो वो भी बंद हो गया कि यहाँ तो भाई के साथ रहना था। तो फिर जाके बैंक अकाउंट खोलना, अब बैंक वाले बोलते हैं कौन से नाम से करना है कंपनी, तो भाई बोलता है तुम्हारा कार्ड का अच्छा हो रहा है तो तुम एक काम करो, एक कंपनी खोल दो जिसमें तुम ऐसे कार्ड का, ये दिवाली कार्ड, शादी के कार्ड ऐसा करते रहो और एक आमदनी भी रहेगी, तो ठीक है। तो फिर उसी दिनों में मैंने मेरा एक कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आर्चर इंडिया करके एक लोगो सिंबल डिजाइन किया था, जो मेरा कंपनी का आज आइडेंटिटी हो गई। तब मैंने कॉर्पोरेट डिजाइन, हमको होती है ना जब स्टडी में कि आपको कॉर्पोरेट डिजाइन करने, उसमें लेटर हेड में कैसे लगेगा, विजिटिंग कार्ड में कैसे लगेगा, इनवॉइस में कैसे लगेगा, तो वो सारा दिखाना था। तो मैंने उसी को लेके उसके ऊपर रबर स्टैम्प का एड्रेस लगा के बैंक अकाउंट खोल दिया। बस ऐसे फ्लूक में शुरू हुआ, कंपनी आज कहाँ से कहाँ तक हमारा हो गया। लेकिन जब ये शुरू हो गया तो फिर पिताजी ने सोचा कि अभी इतना तो कमाई कर रहा है, ठीक है, अपना तो कर रहा है नहीं, तो बस फिर उनको कोई उसमें नहीं था कंप्लेन, और जीवन चलता रहा। शुरू में थोड़ी तड़बड़ी होती थी, कभी 2 महीना 3 महीना कभी कुछ नहीं काम मिला, लेकिन ऐसा था कि कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि बिल्कुल हो जाए, भाई भी था, सपोर्ट करता था, तो मेरा काम चलता रहा। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने दिवाली ग्रीटिंग्स बनाना शुरू किया और वहां से आपको एक दिशा मिल गई कि क्या काम करना है। बट हमें ये जानना है कि आज जो अनिल रेलिया है, जो आर्चर गैलरी है, तो ये दिवाली ग्रीटिंग्स से काम शुरू हुआ तो यहां तक कैसे पहुंचे, ये जर्नी कैसे हुई? बात ऐसी है कि मैं तो जो करना था तो आर्ट के साथ रहना था, तो दिवाली कार्ड ठीक है, लेकिन मेरे अपने आर्ट, अपने ग्राफिक्स करना था। तो मैंने जब दिवाली कार्ड से थोड़ा आमदनी मिलती है, ये कैलेंडर से मिलती है, तो मैं अपने ग्राफिक करता था और मुझे अपनी प्रदर्शनी करती थी। तो मैंने सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, मुंबई में, दिल्ली में प्रदर्शनी भी की, और ये जाके वहां लिखा था। होता क्या था कि यहाँ दिवाली कार्ड में मानो कि 2-4-5 हजार रुपया कम आमदनी हुई है, वो सब छापो, तैयार करो, ले जाओ, आओ, वो खत्म हो गया। उसमें से कुछ आमदनी होती नहीं थी, लेकिन मेरा शौक पूरा होता था, आनंद होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें हो गई कि जब मैंने ये 84 में, ये 83 में ये मेरा प्रदर्शन दिल्ली में किया था, तो उसी में से एक मेरी डिजाइन को, मेरे जो सेरीग्राफ, जो ग्राफिक जिसको बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया। तो इतनी खुशी हो गई, प्रेसिडेंट अवार्ड, वो भी सामने से दिल्ली लेने जाना भी वहां तो मुश्किल था, फिर भी ट्रेन से गए, सब किया और लाए। अब आके खुशी खुशी पिताजी को फोन किया, तो पिताजी एक ही सवाल पूछे, पैसे कितने मिले? उनको तो अवार्ड को लेके क्या करेगा, पैसे मिलेगा तो आगे काम जीवन चलेगा ना। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला नहीं वो तो अच्छा, ये तो बहुत क्रेडिट की बात है। तो फिर अच्छे से सारी चीजें चलती रही। लेकिन जब ये मैंने बताया ना कि कमर्शियली मैं बहुत सक्सेस होगा, ये जो दिवाली कार्ड, फोल्डर, ब्रोशर, तो सारे कंपनियों के, जैसे मैं बताऊं कि वो 80 से 90 के बीच में अहमदाबाद के कोई सेठिया बाकी नहीं कि जिसका मैंने काम नहीं किया होगा। कितने लोगों का वेडिंग कार्ड्स थी लेके, ग्रीटिंग कार्ड्स कर दिया, कैलेंडर्स कर दिया, फोल्डर कर दिया, कॉर्पोरेट ब्रोशर्स कर दिया। तो ये सारा काम मेरे यहाँ चलता, जो मैंने एक आदमी से, मतलब घर का एक सर्वेंट से काम शुरू किया था, धीरे धीरे जब मैंने 85 में बड़ा जगह लेके वहां शिफ्ट करना पड़ा, तब मेरे यहाँ 30-35 लोग थे। और फिर उसके बाद जब मैंने 94 में, जब मेरा पिक पीरियड था, वो तब कम से कम 80 लोग काम करते थे। इट्स लाइक एन इंडस्ट्री। तो अभी इन्हीं दिनों में मैंने ऐसे
बोलो तो एनडीटीवी का, अमूल का कितना काम किया, रिलायंस का काम, क्योंकि सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो उन दिनों में होती थी, मुद्रा एडवर्टाइजिंग, शिल्पी एडवर्टाइजिंग, नवनीत अहमदाबाद की, कहीं बॉम्बे की भी, कहीं कोई दिल्ली के भी एजेंसियों का जो काम करता था, तो उसके लिए मेरा होता था। जैसे मैं मुद्रा का करता था तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के वेडिंग कार्ड भी मेरे यहाँ पे छपे हुए थे। क्या तो बात ऐसे है। तो बहुत से लोगों के अलग अलग काम किए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के काम किए, दिल्ली से भी किसी का स्पेशल काम है तो छपने के लिए आता था। और ये जो इवन मुझे याद है कि एनआईडी के लिए मैं काम करता था और दिल्ली में एक एग्जीबिशन था साइंस के ऊपर का, तो इंदिरा गांधी ओपनिंग करने वाली थी, तो रात को 2 बजे तक मैं वहां पर था। और लास्ट जब मैंने प्रिंट करके हम लोग बाहर निकले तो सारे एनआईडी के स्टाफ वाले लोगों ने हमको उठा लिया अपने कंधे पर, बोले क्या बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी का सुबह 11 बजे ओपनिंग था, तो उससे 12 घंटे पहले तो आपको खाली करके देना पड़ता है सिक्योरिटी वालों को। तो भी उन्होंने 1 बजे तक मेरा काम किया। तो ऐसे बहुत से प्रेस्टिजियस काम किए जिससे मुझे पूरा एक आनंद भी मिला और काम का संतोष भी हुआ। तो सर, जैसे आपने बोला कि आपके कस्टमर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, तो हमें ये जानना है कि ऐसी क्या खासियत थी आपके काम की जो आपने अभी बड़े बड़े नाम लिए, वो लोग आपके पास आते रहे काम के लिए? जब मैं अहमदाबाद में, मैंने बताया ना शुरू किया ना, तो मेरे से पहले अहमदाबाद में कोई ऐसा ग्रेजुएट हुआ फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट करके कोई स्क्रीन प्रिंटिंग करे, ग्राफिक करे, ऐसा कोई आदमी नहीं था। जो थे छिपा लोग, यहाँ की कम्युनिटी लोकल है, वो लोग वो न तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं नहीं, लेकिन वही चलाते थे। अब उन लोगों को कोई ठिकाना नहीं होता, न तो क्वालिटी का न तो डिलीवरी का। आज बोला कल मिलेगा, कल वो आदमी ही नहीं मिलेगा, वो लेने जाएगा। तो ऐसा बहुत से तो लोग काम करने से, लेने से ही डरते थे। अब जब मैंने शुरू किया तो मेरी क्वालिटी और मतलब उनका एग्जैक्ट कमिटमेंट, ये 2 चीजों पर मैंने बहुत फोकस किया। कभी भी कितना भी हो जाए, मैंने अगर उनको 2 तारीख को दिया है तो 2 तारीख को उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे यहाँ 20 लोग काम कर रहे थे, तब की एक बात है, मुझे याद है। तो एक दिन सुबह में किसी को आज शाम को 4 बजे डिलीवरी देना था और सुबह में कोई वर्कर 30 में से एक भी नहीं आया। अब मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे, मोबाइल तो था नहीं उन दिनों में, तो फिर कहीं से कांटेक्ट किया, उनके बाहर वो करियाना की दुकान में नंबर था, उसको किया, उसने वो आदमी का घर से बुलाया, तो बोला एक वर्कर्स का कोई भाई का देहांत हो गया तो सारे नहीं आ रहे। अब मेरा तो हटक गया। तो मैंने नीचे जाके, मेरा घर और वर्कशॉप एक ही बिल्डिंग में था, तो नीचे जाके मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे घर के सर्वेंट मिला के उसके लिए 25, 50, 100 कार्ड छाप के रेडी कर दिया, तैयार कर दिए। 4 बजे जब आया तो उसको बोल दिया मैंने, कहा आपको डिलीवर देना था, लेकिन मैं आपको अभी 100 कार्ड देता हूँ मुहूर्त के लिए, बाकी का 900 आपको परसों दे दूंगा, आप एक दिन ग्रेस में ले लेता हूँ आपसे। तो इतना जो कमिटमेंट का था, तो मैंने कभी जिंदगी में किसी को, मुझे याद नहीं कि मुझे किसी को सेकंड टाइम देना पड़ा। और इतना होने के बाद भी कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं, कि नहीं ये हो गया तो ये थोड़ा टेढ़ा है या थोड़ा कम है या थोड़ा पटा हुआ है या थोड़ा घिसा हुआ, नहीं, जो क्वालिटी चाहिए होता है। तो दो क्वालिटी एंड कमिटमेंट, उसी ने मुझे जिंदगी में यहाँ तक ले आए। और मेरा जितने तक का अनुभव है, जब आप ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हो तो वो बारीकियां, परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे आपने बोला, टाइम का कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। तो आई फील कि ये बहुत मुश्किल काम है जो आपने, आई थिंक, बहुत आसानी से करके दिखाया है। बट अनिल भाई, आपने दिवाली ग्रीटिंग्स बनाए, आपने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम शुरू किया और ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया। बट अगर मैं देखूं तो आपकी जो सही में जो पहचान है वो ये पोर्ट्रेट कलेक्शन के ऊपर है। पोर्ट्रेट कलेक्शन एक आपकी बहुत बड़ी पहचान है। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग में से पोर्ट्रेट कलेक्शन ये कैसे हुआ? पोर्ट्रेट कलेक्शन में ऐसा है कि मेरा, जो मैंने बताया ना कि पैशन तो आर्ट का था ही था, तो उन दिनों में भी मैं जब इकट्ठा करता था, ये सब काम करता था, और मैंने बताया कि लेबल सब इकट्ठा किया था, लेकिन एक शौक था। तो ये जो कबाड़ी बाजार बोलते हैं अब लोग, जिसको गुजरी बोलते हैं अहमदाबाद में, फिर ये दानी लिमड़ा में बहुत से ऐसे पुराने एंटिक वाले, तो मैं ऐसे घूमने जाता था। तो कभी कुछ अच्छा लग गया, कोई दिख लिया तो मैं खरीद लेता था। बस अच्छा है तो अपने पास रहना चाहिए, अपने घर में लगना चाहिए। उन दिनों में भी मेरे घर में 100-150 काम तो दीवार पर लगते थे। आज तो 400 काम लगे हुए हैं, तो वो लगते ही थे क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। अब ऐसा है कि पोर्ट्रेट इसलिए शायद बढ़ भी गया, एक तो मुझे
इंटरेस्ट होता है कि पोर्ट्रेट सिर्फ वो आदमी की बात नहीं होती है, लेकिन वो पूरे सारे पीरियड की, सारे समाज की बात होती है। उसका बैठने का तरीका, उसका पहनने का, अगर पगड़ी से आदमी पहचाना जाता है कि सौराष्ट्र का है या गुजरात का है या राजस्थान का है या मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, तो ये जो चीज होती है कपड़ों से, उनके बैठने के तरीकों से, तो ये चार ही चीजों को मुझे बहुत इम्पैक्ट करता था। तो मैं इसीलिए वो भी खरीदा। दूसरी भी एक बात, अगर मैं माइन्यूटली सोचता हूं तो, कि अगर एक कोई धार्मिक चित्र है और राम का है या कृष्ण का है या कोई रासलीला का है, तो मैं पूछूंगा उसको कितना, तो बोलेगा 10,000 का। लेकिन ऐसा कोई पोर्ट्रेट है तो बोलूंगा कितना, दे दो 500,000, जो आपको ठीक लगे, 500-600 दे देना, 700 दे देना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। किसी का काका को मैं क्यों ले जाऊंगा, अब जिस दिन अपने घर से निकाल के दे दिया बंगार वाले को, मैं क्यों रखूंगा। लेकिन मैंने कभी उसको काका या दादा की तरह देखा, मैंने वर्क ऑफ आर्ट देखा, इतना अच्छा काम किया है, क्या उसका केस बनाया है, क्या उसमें जामेवार शाल बनाई हुई है, उससे मुझे पता चलता है कि 1880 का है या 1920 का है। तो वो जो मेरा एक उसमें जैसे जैसे देखता गया तो आता गया, तो पता नहीं अनकॉन्शियसली भी मेरे कलेक्शन में पोर्ट्रेट ज्यादा आ गए। और फिर जब मैंने पोर्ट्रेट के ऊपर एग्जीबिशन करना शुरू किया 2002 के बाद, तब से मेरा पैशन और बढ़ गया। जब इतना अप्रिशिएट करता है। मैंने जब 2002 में पहली प्रदर्शनी की थी अहमदाबाद में कलेक्शन में से, तो हुसैन साहब जब आए थे तो उन्होंने देखा प्रदर्शन, तो बोला इतना अच्छा है, तुम यहाँ दिखाते हो, बॉम्बे ले आओ। तो उन्होंने बॉम्बे गैलरी का फोन कर दिया। गैलरी वाला ने मुझे फ्री में, क्योंकि मुझे फ्री में इसलिए क्योंकि मुझे कुछ बेचना नहीं था, वो तो पर्सनल कलेक्शन था, तो गैलरी ने भी फ्री दे दिया कि आप डिस्प्ले करो, आपको जितने दिन लगाना लगाओ। तो मैंने वहां किया। अब बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पर अपनी स्टोरी छपते हैं, तो कितना आनंद होता है, कितना प्राउड होता है। तो बस मेरा ये शौक बढ़ता गया और फिर उसमें से मेरी सीरीज शुरू हुई 2010, जब मेरा बेटा मेरे साथ आ गया तो मैं थोड़ा बिजनेस से फ्री हुआ, तो हर साल एक प्रदर्शनी करता हूँ। ये 15 साल में 15 प्रदर्शन अलग से की है, जो पोर्ट्रेट 1 से शुरू करके अभी लास्ट मंथ ही पोर्ट्रेट 15वां मेरा एग्जीबिशन खत्म हुआ और अभी 16 की तैयारी शुरू हो गई अगले साल के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बट आपने पोर्ट्रेट सिर्फ लोकली कलेक्ट किए कि कहीं और से भी आप? नहीं, मेरे पोर्ट्रेट ज्यादा से है तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से, ये स्टेटों में काफी घुमा हूँ। और बंगाल, कलकत्ता कई बार जाना होता था, तो कलकत्ता से होते इतने हैं। लेकिन मैं तो कहीं भी जाता हूँ, बाहर भी गया, जब लंदन भी गया तो पहले फ्ली मार्केट का टाइम देखता हूँ कि वहां ऐसे लंदन में, पेरिस में हफ्ते में एक ही दिन फ्ली मार्केट लगता है, तो वो डेट देख लेता हूँ कौन से तारीख को, कौन से दिन है। तो सुबह 4 बजे पर उठ के चला जाता हूँ, क्योंकि वहीं पर मार्केट भी, सब यूरोप में सारे मार्केट 4 बजे सुबह में खुलते हैं और दोपहर में 2 बजे बंद हो जाते हैं। तो 4 बजे उठ के 5, 5:30 बजे मार्केट में पहुंच जाता हूँ। 2-3-4 घंटा घूम के जो भी मिला काम का उठा के लेके आ जाता हूँ। तो ये आप 18वीं 19वीं सदी के भी पोर्ट्रेट है आपके पास? हाँ, और मेरे पास 16वीं सदी के शुरू होता है, तो 16, 17, 18, 19, 20 सदी के पोर्ट्रेट है। और बहुत से मतलब अलग अलग विषय पे मैंने काम किया है, तो वो सारे और इकट्ठे करता हूँ और एग्जीबिशन करता हूँ, उसके कैटलॉग छापता हूँ और लोगों के साथ आनंद बांटता हूँ। अनिल भाई, आई थिंक ये एक बहुत ही मजेदार बात आपने बताई कि जो लोग कबाड़ी में घर का ये जो पोर्ट्रेट बोलो या आर्ट दे देते हैं, बेचते तो है नहीं, दे देते हैं, उसको आपने कहीं से ढूंढ के तराश के उसको वो लोगों की नजरों में लेके आए। और आई एम श्योर कि काफी लोगों ने इसको सराहा होगा, काफी लोगों ने लिए भी होंगे पोर्ट्रेट आपसे। मुझे ये जानना है कि इतने सारे, आई थिंक 3-4 हजार कलेक्शन है आपके पास, कोई एक पोर्ट्रेट अगर आपको चुनना है कि ये पोर्ट्रेट आपके जीवन का सबसे अच्छा पोर्ट्रेट या तो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक कौन सा एक पोर्ट्रेट अगर आपको चुनना है तो कौन सा है वो? देखो, जैसे बताते सिद्दीको वाला सिद्का, तो मेरा अपना ही पोर्ट्रेट हुसैन साहब ने बनाया है। अच्छा। मेरा है, मेरी वाइफ है, मेरे दोनों बच्चे हैं, तो हमको घर में बिठा के एक पोजीशन लेके बना के उन्होंने हमको गिफ्ट किया है। तो सबसे आज मेरे ड्राइंग रूम में ही लगा हुआ है। तो सबसे फेवरेट तो वही है, क्योंकि हुसैन साहब से मैंने बहुत साल 20 साल काम किए, वो भी मेरे चाहिए थे। मेरे लिए बहुत से मतलब
मैं बताऊं, मेरे गाइड भी थे, बहुत सी ओ। चीजों मेरे अंदर थी जो उन्होंने बाहर निकाली और मुझे उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो वो भी है, तो वो मेरा सबसे ज्यादा है। बाकी तो फिर बहुत से वर्क है, अलग 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 है। ऐसे भी वर्क है जैसे आज के एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है रवि वर्मा, हाँ हाँ। जिसका हमने सुने है। अब वो रवि वर्मा का पोर्ट्रेट जब कुछ कोई देखता नहीं था, उन दिनों में ऐसे कबाड़ी में बिकता था, तो मैंने 5,000 का लिया हुआ रवि वर्मा मेरे पास आज भी है। तो वो आज करोड़ों की बात है उसकी। क्या बात। लेकिन मेरी नजर थी, मुझे मालूम था कि इसमें खास बात है। प्राइस की तो कभी सोची नहीं थी तब भी, ना तो आज कि इतनी हो गई। लेकिन जब काम था, काम की अपनी क्वालिटी है, तो मेरा यही एक था कि अच्छा काम है, वो कहीं से भी निकलता है, कितने भी पीढ़ी हो जाए, कितने भी समय हो जाए, लेकिन काम अच्छा है तो जरूर एक दिन उसको गोल्डन टाइम तो मिलता ही है। क्या बात है। मैंने काफी सारे पोर्ट्रेट देखे हुए, शायद अगर मुझे एक चुनना होगा तो एक श्रीनाथ जी का आप लेके आए हो नाथद्वारा से। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है और शायद काफी काफी सारी चीजें वो दिखाता है। वो एक पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा है। अनिल जी, अगर हम आपकी जर्नी देखें तो आपने फाइन आर्ट्स में पढ़ाई की, फादर के अगेंस्ट गए और आर्ट में आगे आने का सोचा। कहीं न कहीं से दिवाली ग्रीटिंग्स का काम शुरू किया। आप प्रिंटिंग में आए, आपने बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया और बाद में ये पोर्ट्रेट कलेक्शन आया जिससे और आपकी पहचान और बाहर आई। तो आपका एक फेज ऐसा है कि जहां से आपको पता नहीं था क्या करना है, वहां से आप एक ऐसी ऊंचाई पे चले गए। तो मुझे ये जानना है कि ये पूरी जर्नी में ऐसा कौन सा एक फेज है जो आपको लग रहा है कि ये फेज है जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे कहीं पहुंचना था तो मैं पहुंच गया हूं। तो कौन सा एक ऐसा फेज है जो आपको लग रहा है कि वो आपका हाईएस्ट पिक है? नहीं, हाईएस्ट की बात करूं तो नहीं, लेकिन ऐसा वो तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं जब बात करूं ये चेंजिंग फेज की बात करूं, तो जब मैंने बताया कि मैंने अपने ग्राफिक्स किए, वो तो नहीं बिक रहे थे, तो फिर कमर्शियल किया और चला गया, और ये सब दिवाली वेडिंग कार्ड और ऐसे बड़ी इंडस्ट्री हो गई और चलता रहता था। और ये मेरा मतलब काफी लोगों का काम भी कर रहा था और यही हो रहा था। लेकिन जब 94 में हुसैन साहब आए मेरे स्टूडियो पर, उन्होंने ये माधुरी दीक्षित का हम आपके कौन देखी थी, और उनको ऐसा लगा कि ये एक्टर है, ये जो हीरोइन है, वो मेरा मन में जो फिल्म है उसको वो काम कर सकती है। तो उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू किया, ग्राफिक बनाया, और वो चाहते थे कि ये ग्राफिक आम लोगों तक पहुंचे। नॉर्मली उन दिनों की बात करूं तो बहुत गिने चुने लोग गैलरी तक जाते थे, बाकी गैलरी में जाने का रिवाज ही नहीं था। सही। और अपने यहाँ तो ब्रेड बटर से ऊपर नहीं है, तो कौन जाएगा गैलरी में। लेकिन हुसैन साहब को ऐसा था कि मुझे ये लोग, तो ऐसा शुरुआत जब मैंने उनके साथ काम की 94 95 में की, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये भले लोग गैलरी बने, हम गैलरी उनका लेके चलेंगे। तो 95 96 में हम लोगों ने हिंदुस्तान भर में करीबन 100 से ज्यादा शहरों में एग्जीबिशन की, उनके जो ग्राफिक्स मेरे गैलरी में बने थे उससे, कि जो सिनेमा थिएटर के अंदर में, क्योंकि गैलरी तो बहुत मुश्किल से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर में थी। लेकिन अगर नासिक की बात करें तो वहां गैलरी कहाँ थी। तो जहां ये फिल्म चल रही थी, तो उन दिनों में फिल्म के अंदर में दाखिल होते हैं तो कांच के शोकेस आते थे दोनों बाजू पर, जिसमें आने वाले नेक्स्ट फिल्म के वो लगते थे, बोर्ड लगते थे। तो उसी के अंदर जाके हमने ग्राफिक रख दिया। तो लोग देखते हैं, अब लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने वो ग्राफिक के ऊपर माधुरी की भी और हुसैन साहब की भी साइन करवाई थी। क्या बात है। तो वो करके मैंने लगाए थे, तो वहां से हो गया। अब ऐसा हुआ कि उनके साथ काम करना लगा, तो फिर उनको भी बहुत मजा आया। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो काम बढ़ता गया। हमारे अच्छे से दोस्त हो गए, हमारे साथ घर में ही रुकने लगे। तो फिर उन्होंने धीरे से 1-2 साल के बाद बताया कि आप ये जो सब कर रहे हैं, ये दिवाली कार्ड छाप रहे, कैलेंडर छाप रहे, ब्रोशर छाप रहे, आप अपनी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। आप में इतनी टैलेंट है, जो मैं बोलता हूँ आप कर सकते हैं। आपको कलर की सेंस से, आप ट्रांसक्लूजन चाहिए, ऑपेक चाहिए, जो भी चाहिए, जो टेक्सचर चाहिए, आप सब ला देते हो। तो आप इसको इसकी जगह आर्ट में इस्तेमाल करें। मेरे ग्राफिक का तो ऐसे दूसरे कलाकारों से काम करो, हिंदुस्तान भर के बहुत से कलाकार हैं, तो आप अपना ग्राफिक करो और आप गैलरी करो। तो उन्होंने बताया, तो फिर
एक दो साल सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया 97 में। ओके। दैट वाज माय क्रूशियल टाइम ऑफ द थिंग। एक बाजू मन में अवधा भी थी कि शायद शुरू में था ऐसा दिन ना आ जाए कि वो पैसा देना वो बाकी हो जाए, तो थोड़ा सोच समझ कर फिर मैंने डिसाइड ही कर दिया। और वो ऐसा बोलते थे, आप सोचते रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, वो तो एक दिन में काट के छोड़ दो बस, ऐसा। और बोला 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मर थोड़ी जाओगे, लेकिन बस आप छोड़ो। और सही में मैंने डिसीजन ले लिया, थोड़ा समझ कर थोड़ा प्लानिंग करके लिया, लेकिन ले लिया। और जहां भी जिनके साथ काम करता था सभी को बोल दिया सामने से जाके कि अगले महीने से मैं आपसे काम नहीं करूंगा, अगले महीने से आपका नहीं करूंगा। और फिर आर्ट के साथ फिर जो अलग अलग आर्टिस्ट है, जैसे अहमदाबाद से अमित अम्बालाल है, अकु शाह है, दिल्ली से मनु पारेख थे, माधवी पारेख थे, बॉम्बे से अतुल जोड़िया थे, ऐसे सब कलाकारों से जाके मिलना हुआ। फिर उनके साथ स्टूडियो में बुला के ग्राफिक का काम करना शुरू कर दिया। और वही और गैलरी भी शुरू कर दिया, उसी जहां पर वर्कशॉप था वहां गैलरी कर दिया। और बस चेंजिंग पॉइंट कर दिया। शायद 2-3 साल क्रूशियल भी थे क्योंकि इतना नहीं था, लेकिन 2000 वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियन आर्ट। उसके बाद जो सारी कीमतें थी वो मल्टीपल फोल्ड में बढ़ने लगी। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली जो ग्राफिक का एक डिमांड आ गया, लोगों को शौक हो गया, लोगों ने देखा कि जिन्होंने कुछ चंद हजारों में लिया था आज लाखों में हो गई है। तो फिर लोगों का एक अपने और बनना था, लोग आने लगे। गैलरीज भी नई नई गैलरी अहमदाबाद में, बॉम्बे में, दिल्ली में खुलने लगी और एक पूरा आर्ट का माहौल बन गया। तो मेरा ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और हुसैन साहब इसमें मेरे सब साथ थे, सपोर्ट करते थे कि आप यही करो वो करो, कॉन्फिडेंस लाते थे। जब कुछ हो गया तो मैं उनसे बात करता था, नहीं 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 आप चिंता मत करो, ये तो हो ही जाएगा। और हो भी जाता था, सही में बताऊं तो। क्या बात है, क्या बात है। एक बात इसमें से निकल के आ रही है कि कला या तो कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो उसकी कला के माध्यम के द्वारा लोगों को मदद करता है, सोसाइटी को मदद करता है, जो शायद हुसैन साहब ने आपको मदद की। तो अनिल भाई, हमको ये जानना है कि आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप भी एक लेवल पे पहुंच गए, आपकी कला निखर के बाहर आई, तो आपने आपकी कला के द्वारा समाज में क्या किया है? क्योंकि मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, आपने काफी लोगों को मदद भी की है आपकी कला के माध्यम के द्वारा। तो क्या ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे आपकी कला के द्वारा आपने लोगों को मदद की हो? ये जो कला की आप बात करें, कलाकार में सही में होता है, कलाकार जब अंदर से कलाकार होता है तो अपनी कला बना सकता है, लेकिन वो बेच नहीं सकता, लोगों तक पहुंच नहीं सकता। और हम ही उसे एक माध्यम है। और मेरा इसलिए एक एडवांटेज है कि मैं खुद कलाकार भी हूँ और गैलरिस्ट भी हूँ। तो मेरा दोनों बाजू मेरा पल रहा है कि मैं कला बेच भी सकता हूँ और ये कलाकारों के साथ काम भी कर सकता हूँ। तो ऐसे जब चलता रहा कि मैंने देखा ये सब किया, तो मैं आपको एक तो एग्जांपल दूं कि जैसे कि कई बार ऐसा होता था कि मुझे याद है कि 96-97 की बात है, जब मैं एक कलाकार था अहमदाबाद के पास गांधीनगर में रहता था, काम करता था। उसने बड़ौदा से पढ़ाई भी की थी, वहां पढ़ने के बाद यहाँ आके अहमदाबाद में उसने शो किया, मुंबई में किया, लेकिन कला इतनी बिकी नहीं। तो वो पैसे से डिस्टर्ब हो गया क्योंकि अगर काम करने के लिए पैसे नहीं थे और वो था ईडर का। तो उनके पेरेंट्स ने बोल दिया कि अब बेटे एक काम करो, ये सब मैं अभी आपको पैसे आके नहीं बेच सकता, आप सब बंद करो और आके मेरे साथ खेती बाड़ी में मदद करो, मेरी भी अभी उम्र हो गई है। कलाकार अपनी द्विगा में था, हौडों में था, क्या करूं जीवन के। उसी टाइम उसी का और मेरा दोनों का एक कॉमन दोस्त था जो मेरे साथ बड़ौदा में पढ़ता था। वो गैलरी इंचार्ज था, गुजरात ललित कला गैलरी की बात है, वहां पर शो था उसका। तो उसने मुझे फोन किया कि एक लड़का का है, तू जरा आके देख। उसका पास वापस जाने के भी पैसे नहीं है, वहां तक उसका सब खत्म हो गया। तो फिर मैं गया देखने, अच्छा लगा काम। मैंने सीधा कलाकार से ही बात किया, क्या क्या प्राइस है। उसने जब उन दिनों में 1200, 1400, 1500, 2000 ऐसी कीमत होती थी। मैंने सारा काम देखा, मैंने बोला एक काम कर। उसने मुझे बताया कि मेरे फादर ने बोल दिया है कि तुम ये सब बंद करो, जो भी करना है वो सबको ठिकाने लगा दो और आज जाके गांव में खेती में लग जाओ। मैं बोला एक काम करो, मैं सारा ले लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम गांव मत जाना, यहाँ काम करो और अगले साल मैं तुम्हारा प्रदर्शन भी करूंगा। क्या बात है। तो वो तो खुश भी हो गया। मैंने जो पैसे दिए उसमें से कुछ पैसे उसने पिताजी को भेज दिया। उसने किराया नहीं दिया था 2-3 महीने का, वो कर दिया। कोई गांधी का बाकी होगा वो दे दिया। तो वो सारा करते करते उसमें एक नया उत्साह आ गया और वो काम करने लगा। और
1 साल के बाद मैंने उसकी प्रदर्शनी सूरत में की और बॉम्बे नेहरू सेंटर में की। मुझे इतना याद है कि इतना बढ़िया कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला। हाँ, थोड़ा कुछ मिला, खर्चा तो उसका निकल गया, लेकिन एक मिरेकल जैसी बात हुई कि वहां पर 2-3 फॉरेन वाले आए थे, तो वो देख रहे थे, लेकिन वो लोग देरी से आए थे, तो गैलरी बंद थी। तो ऐसे वैसे कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। तो दूसरे दिन गेट कीपर ने मुझे नंबर दिया कि भाई ये सर ये थे और ये लोगों है, तो वो तो चले गए अमेरिका। लेकिन नंबर देके गया। उन दिनों में तो ऐसा नहीं था कि आप इमीडिएट अमेरिका फोन कर दो। मैंने रखा हुआ था नंबर, और कुछ नहीं, नाम रखा हुआ था। लेकिन मुझे इससे एक ख्याल आया कि इतना है तो क्यों ना मैं उसको इंटरनेशनल ट्राई करूं। तो मैंने उसी आर्टिस्ट के 2 काम को सतबीस करके, जो ऑक्शन हाउस है जो न्यूयॉर्क में और लंदन से होता है, तो मैंने उसमें से 2 काम उसके वहां पर भेजे। उन्होंने मुझे उन दिनों की जो प्राइस थी उसके मुताबिक $400 का एस्टिमेट दिया। मतलब 40 रुपए का रेट था, मतलब 1600 रुपया, 16,000 उसका वो होता है। तो और जो उनकी प्राइस थी उन दिनों में, मतलब उसका कुछ 2-3 हजार 4 हजार थी, फिर जाने का भेजने का सब खर्चा मिला के इतना आते तो ठीक है, चलो ऐसा मैंने मिनिमम किया। और उन्होंने ऐसा बताया कि हो सकता है कि 10,000 तक आपको मिले, जब ये बिकेगा तो उनका भी कमीशन निकलता है सब करके। तो मैंने ठीक है, चलो आर्टिस्ट को इतना तो मिल जाएगा। अब ये करने के बाद जब मैंने भेजा और उसका ऑक्शन हुआ, तो इट हैज गॉन टू द 4 times than the estimate। क्या बात है। $2,400 में वो बिका। क्या बात तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। आर्टिस्ट का तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन मेरा बड़ा कि नहीं, व्हाट आई हैव सिलेक्टेड, व्हाट आई हैव ट्रस्ट द आर्टिस्ट इज वर्थ। फिर मैंने सपोर्ट करता रहा, वो आर्टिस्ट को करता रहा। फिर उसका दिल्ली में भी किया, हैदराबाद में भी किया, और उसका लंदन में भी, तो सब करता रहता। आज भी वो कलाकार काम करता है। आज उसके घर में 2-3 गाड़ियां है, बच्चे काम कर रहे हैं, खुशी से गांधीनगर में काम करता है। और जब हमने बेचा था, तब जो 2-3 हजार की पेंटिंग आज लाखों में वो बेच रहा है। तो पूरा उसका जीवन देखता हूँ, तो एक मुझे आनंद आता है, मुझे विश्वास आता है कि नहीं, कलाकार को मैंने भी कहीं कुछ सपोर्ट किया है, जिससे कला किसी का जीवन सुधर जाता है। और मैंने उनको उसी दिन मैंने अपने आप को उसमें देखा था कि जब मेरे पिताजी ने बोला था ये सब बंद करो और कल से दुकान में आ जाना, तो मुझे वो दिन याद आया और मैंने उसको सपोर्ट किया था। तो जीवन में होता है ये। पर अनिल भाई, अगर यहाँ पे मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं, 2 इंसान हैं, दोनों एक ही तरह के प्रोफेशन में है, तो नॉर्मली एक इंसान दूसरे की मदद नहीं करेगा, क्योंकि एक वो प्रतियोगिता का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है कि मैं अगर उसको मदद करूंगा तो शायद वो मेरा काम ले लेगा, वो मेरे से आगे चला जाएगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो क्या आपको दिमाग में 2 मिनट भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि वो भी एक आर्टिस्ट है, मैं उसको मदद करूंगा तो शायद मेरा भी नुकसान हो सकता है? नहीं नहीं, देखो इसमें क्या है कि वो आर्टिस्ट था, मैं गैलरी वाला था, तो मेरे लिए तो ये काम था। और दूसरी बात होती है कि कहीं कंपटीशन की बात नहीं है। मेरे से काफी छोटा भी था, वो काम भी कर रहा, उसका एक पेंटिंग जो मैंने अपने ग्राफिक्स किए, कभी पेंटिंग नहीं किया, तो मैंने कभी कंपटीशन करना नहीं। और मैं सही में बताऊं तो मैं तो जब इतना कमर्शियली भी जब करता था, मैंने कभी किसी को कंपटीशन में गिना ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक चीज अपने आप कि मेरी अपनी ही क्रिएटिविटी पर मुझे इतना आनंद था कि मैं हर साल, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कंपटीशन बात करता हूँ, उन दिनों को मैंने बताया कि मैंने वेडिंग शादी का कार्ड करता था। हर साल में कम से कम 5-7 ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े ग्रुप, जैसे काशीराम टेक्सटाइल्स वाले थे, चिरीपाल टेक्सटाइल, ये सारे का मैंने किया था। हर साल में उनके लिए नया डिजाइन बना था। मतलब जो शादी, उनके कुटुंब में एक शादी है तो आते हैं, तो मैं एक यूनिक डिजाइन बनाता हूँ और उनके लिए छापता हूँ, देता हूँ। अगले साल ये जो गांधी रोड का जो वेडिंग कार्ड का मार्केट था उन दिनों में, अगर आपको याद है तो, वो फर्नांडिस ब्रिज के पास सारे शादी के कार्ड वाले थे, मेरी डिजाइन की हल्की कॉपी करते थे। हल्की मतलब मेरे अगर कार्ड के अंदर में 25 कलर है, 20 कलर है, वो लोग 6 कलर में कर देते। मैंने अगर उनको वो कार्ड 10 रुपए का दिया है, ये लोग 2 रुपए में बेचते थे। तो कारा मार्केट बेचता था पूरे सबको। उसमें किसी ने उसमें लाल बदल दिया, किसी ने नीला बदल दिया, किसी ने साइज बदल दिया, किसी ने कागज बदल दिया, करता था। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो उसको दोबारा करना ही नहीं था। क्या बात है। मुझे तो नया ही करना था, तो फिर मेरे लिए कंपटीशन कहाँ से आई? सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे आज की जनरेशन के लिए। बिकॉज मैं देखता हूँ कि प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग कंटिन्यूस एक कंपटीशन में है। और कंपटीशन का एक नजरिया ऐसा है कि मुझे उससे आगे जाना है, उससे बेहतर होना है, बट ये नहीं सोचते कि मुझे बेहतर होना है। जो आज आप ये मैसेज दे रहे हो कि अगर सही में आपको कंपटीशन करनी है तो खुद से करो, कि आप अपने आप को कैसे यूनिक बनाओ।
कि कोई कंपटीशन में आके खड़ा ही ना रह पाए। सो ये बहुत अच्छा मैसेज आज दिया है आपने। आप जो बताते ना, मैंने जीवन में जब ये तब तो इतनी समझ भी नहीं थी, फिर भी काम तो करते रहते थे। तो जो बोलते हैं ना कि अगर हमको अपनी लाइन बड़ी करनी है तो किसी की लाइन को घुसने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बड़ी करो, अपना काम करो, वो लाइन लंबी होगी तो अपने आप उसकी लाइन छोटी हो जाएगी। आपको वहां कहाँ देखना है उसकी लाइन कहाँ है, किधर है। आप अपनी लाइन से काम करो, और मेरा तो जो भी यहाँ विनिंग पॉइंट है अपना काम से ही है। बहुत बढ़िया। आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट की बात करते हैं। अनिल भाई, ये जानना है कि हु इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है? देखो, आर्ट में ये जो एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है हर तरीके से निकलते हैं। अगर कोई सिंगर है तो वो गा के करता है, कोई म्यूजिशियन है बजा के करता है, ड्रामा वाला है तो करते हैं, सिनेमा वाले है तो फिल्म से करते हैं। जैसे ये कलाकार जो है, विजुअल्स आर्टिस्ट जो है, जो कलाकार है, अगर स्कल्पचर है तो वो पत्थर से या पीतल से या तांबा से या कांच से या कोई भी मटेरियल से करेगा। जैसे कलाकार है तो वाटर कलर से, एक्रिलिक से पेंटिंग करके अपना एक्सप्रेशन करेगा। तो जो उनको अपने अंदर के भाव वो रजू कर सके, लोगों के सामने रख सके, अपना मैसेज दे सके, अपना आनंद बांट सके, वही आर्टिस्ट है। बहुत बढ़िया। और उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं तो हर एक कलाकार से भी कहता हूं कि पहले करने का आपको आनंद आना चाहिए, तब देखने वाले को उसमें से आनंद मिलेगा। अगर आप ही कोई टेंशन पैनिक के साथ किसी की कंपटीशन के साथ करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो दूसरे वाला कहां से दिखेगा, वहां से आप अपने एक्सप्रेशन रजू कर पाओगे। तो हमेशा आर्टिस्ट को पहले उसका आनंद लेना चाहिए, और ये मैंने सारा हुसैन साहब से सीखा है। वो कभी किसी से कंपटीशन नहीं करते, अपनी मर्जी से काम करते थे। आर्ट कला जीवन में क्या सिखाती है? जीवन में क्या सिखाती है? कंटेंटेडनेस, बहुत सी, मतलब इतना आनंद और इतना जीवन भर जाता है कि बस आप उसी के साथ जियो। कर तो करो, सुबह करो, शाम करो, काम करो। मुझे कभी इसमें थकान नहीं महसूस होती। कई बार ऐसा होता है कि मेरा अब जब मैं रहता हूँ तो मेरी लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर है और मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है। अब रात को 2 बजे नींद खुल गई और तब मेरा कोई पोर्ट्रेट का कोई एग्जीबिशन की तैयारी में लगा हूँ, और रात को एकदम ख्याल आया नींद में कि उसका चेहरा तो शायद मुझे लगता है कि वो कलकत्ता का इसके जैसा है, या कोई किसी नाम में याद आ गया, भाई राजा राम मोहन राय जैसा, ऐसा मेरे दिन में आ गया। तो रात को 2 बजे मैं नीचे आके लाइब्रेरी खोल के, मेरा लैपटॉप खोल के वो इमेज निकालूंगा, वो किताब निकालूंगा, करने को बैठूंगा। और अगर मिल गया तो बहुत चैन की नींद आ जाएगी, नहीं मिला तो ढूंढने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थकूंगा, फिर सो जाऊंगा। लेकिन ये जो चीज होती है ना, तो एक आनंद देती है। उसमें न तो कुछ बेचना है, न तो कुछ कमाना है, लेकिन एक कुछ इन्वेंशन हो गया, कुछ मिल गया, कई दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, आज वो ओपन हो गया, तो एक आनंद होता है। बहुत बढ़िया। अगर आपके जीवन की एक कोई ऐसी क्षण या तो मोमेंट आपको नक्की करनी हो कि सबसे अच्छी है आपकी जीवन की एक क्षण, सबसे अच्छी, वो कौन सी? ये जो आप ग्राफिक की बात कर रहे हैं, तो मैंने हुसैन साहब जब पहली बार आए थे, और तब तक तो मैं ये कमर्शियल प्रिंटर था, क्योंकि ये सब जीवन इससे चलता था। अच्छा था, तब भी मेरे पास गाड़ी थी, घर था, बच्चे पढ़ रहे, सब ठीक था, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी जब हुसैन साहब आए और मुझे कुछ करना दिखाओ, ये करो, ऐसा करना, वैसे बात कर रहे, मैंने बोला ये भी किया है, वो भी किया, सैंपल दिखाओ। अब सैंपल मिले नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहा था, कितने सैंपल इकट्ठा करूं। अगर सारे सैंपल रखता तो मुझे बाहर बैठना पड़ा, इतना काम किया था। तो मैंने उनको एक ही चीज बोले, काम करो ना, आप ये सब छोड़ो, आपको जो करना है वो दे दो, मैं आपको ही सैंपल बना के बता दूंगा। मैंने ऐसा बोल दिया। वो भी इम्पेशेंट, हाँ ठीक है, आज दोपहर को मैं आ जाता हूँ, कर लेता हूँ। दोपहर में आ गए, उन्होंने जो करना था एक अच्छा सा बना दिया, और 6-7 कलर था, तो मैंने बोल दिया 6-7 दिन में हो जाएगा। अब मैं भी इम्पेशेंट था, तो मैंने भी 6-7 दिन का काम 3 दिन में कर दिया। दिन में रात में जाके कर दिया। और वो भी इम्पेशेंट तो तीसरे दिन ही देखने के लिए आ गए, और ऐसे ही आए, बोले कि आपने, मैंने तो आपको हफ्ता बोला था। तो बोला आधा तो हुआ होगा ना। मैं बोला आधा कहाँ, पूरा दिखाता हूँ। तो मैंने दिखा दिया, तो इतने खुश हो गए कि उसी दिनों में मेरी ऑफिस में हाथ में ब्रश था लंबा सा, लेके नाचने लगे, जैसे भांगड़ा करते हैं ना, ऐसे नाचने लगे कॉफी में। अब आएगा मजा। और फिर मुझे ऐसे यहाँ से बाहों से पकड़ा और कहा चलो 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 चलो। कहा चलो,
तो गुरुकुल से मेरी ऑफिस थी और दोषी साहब की ऑफिस नजदीक में ही थी, तो वहां ले गए और उनको बोलते हैं कि आपके अहमदाबाद की एक ऑयल की खान में से मैंने हीरा निकाल लिया, क्या अब बात देखो क्या करते हैं। और सही में उनके बाद मेरे जीवन का पूरा ध्येय बदल गया। क्या? उन्होंने कहाँ कहाँ, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, अम्स्टरडैम, दुबई, दोहा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सारी जगह प्रदर्शन किए, काम किए, ग्राफिक किए, कितने म्यूजियम देखे। तो सारा जो एक्सपोजर है उसी दिन के बाद शुरू हुआ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आई थिंक आपकी बातों से लग रहा है कि एमएफ हुसैन आपके बहुत करीबी के दोस्त बन गए थे और आपने काफी सारा काम उनके साथ किया है। और हम लोग बीइंग एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एवरीबडी नोज हु इज एमएफ हुसैन। अगर आप बहुत करीब से उनको जानते थे, तो अगर एमएफ हुसैन जी को अगर आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, समझाना है, तो आप क्या बोलोगे उनके बारे में? Apart from the artist, he is one of the best human beings. Okay. कि मेरा इतना अनुभव है, जब ये कंट्रोवर्सी हुई और गुफा को जलाई गई, तब वो तो लंदन में थे, मोबाइल था नहीं उन दिनों में, 97 की बात है। तो रात उनको कांटेक्ट करते हुए मैसेज तो पहुंच गया उनके पास, तो रात को 11 बजे उनका फोन आया। ये जब हुआ तो हम लोग वहां पर गए, गुफा पर जहाँ ये हुआ था। मैं भी आया, दोषी साहब आए थे, केका शास्त्री आए थे, पुलिस कमिश्नर आए थे, सब आए थे, देख रहे थे। ये जल गया, ये जल गया, सब कीमतें पूछ रहे, ये कितने का, ये कितने का था, ये क्या था, वो था, टोटल लगा रहे। दूसरे दिन हेडलाइन भी यही थी, लाखों का, करोड़ों का जल गया, ऐसे वैसे था। लेकिन जब हुसैन साहब का फोन आया रात को 11 बजे, तो मुझे बोलते, अनिल ये क्या हो गया? मैंने, बाबा ऐसा कुछ लोग आए थे, ऐसा हुआ। तो बोलते, किसी को लगा तो नहीं? पहला मैं बोला नहीं। फिर एक एक का नाम लेके, जैसे हमारा एक डोर की पता अशोक, तो बोला अशोक का कुछ हुआ? तो नहीं, वो दूसरे गेट से निकल गया था। वो हीरालाल जो हमारा एक प्यून था वहां पर, क्या बोले, छोटा बड़ा चाय पिलाता था, वो था। तो बोला हीरालाल को नहीं, वो बाहर ही था, चाय लेने ही गया था। फिर उसके बाद एक लड़की वहां पर बैठी थी, उसका नाम बोला कि वो भूमिका क्या हुआ? मैं बोला नहीं, वो उस दिन देर से आई थी, वो नहीं थी। फिर एक दूसरा लड़का था जो अंदर में था, तो बोला उसका, मैं नहीं, उसको दूसरा दरवाजा था, उनको मालूम नहीं था। एक दरवाजा करके बंद करके जला के वो लोग चले गए, उसको अंदर छोड़ के, लेकिन दूसरा दरवाजा वो बाहर आ गया। किसी को कुछ भी नहीं लगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन किसी को कुछ भी जरूरत है, कुछ पैसे चाहिए, कुछ को कुछ भी है, आप देख लेना, मैं आके कर दूंगा। तो ये किया ना। तो उन्होंने एक भी बार पूछा कितने रुपए का माल जल गया या क्या जल गया, कितना पेंटिंग हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या टूटा, क्या नहीं, कुछ भी नहीं किया। और बाकी दूसरे दिन जब मैं पेपर सुबह में पढ़ता हूँ, तो बस पैसे की बात थी, इतने लाख का जुड़ गया, ये तोड़ दिया, वो हुसैन साहब का बनाया हुआ कर दिया। तो ये जो मैंने, और ऐसा, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे में कई बार मैंने ऐसे जो उनके साथ दिखा हुआ है नजदीक से, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। क्या बात, वेरी नाइस। अभी कमिंग बैक टू योर फादर, फादर को ऐसा था कि आप बिजनेस में चले जाए, ये सब में शायद पैसे नहीं कमा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। और जब राष्ट्रपति के हाथों से आपको अवार्ड मिला, तब भी उनका शायद रिएक्शन बहुत नॉर्मल था। और तो आज काफी सालों के बाद आपका एक नाम हो गया, आपकी एक पहचान, ना कि यहाँ पे लेकिन पूरे विश्व में एक पहचान बन गई। तो आपके फादर के साथ ये पूरी जर्नी ट्रैवल करने के बाद आपके फादर का रिएक्शन क्या था? कोई रिएक्शन उसके बाद, जब आप एक बड़ी शख्सियत बन गए, सक्सेसफुल हो गए? अब जब तक फादर थे, फादर 95 में, तब तक मैं इतना तो नहीं, लेकिन जो भी था, लेकिन मुझे बराबर याद है कि मेरा एक, तब ये अवार्ड के बाद मेरा काम और बढ़ गया, अच्छे से काम करने लगा। तो एक उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक मेरा अच्छा सा इंटरव्यू लिया था। अच्छा। मेरी ये काम करने की पद्धति पर, इक्विटी पर, ये सब कवर करते हुए कि क्या क्या करते, कैसे करते, और अच्छा सा आर्टिकल था, और मैंने वो मतलब पब्लिश हुआ था टाइम्स में। अब कई सालों के बाद फिर मेरा ये जो अवार्ड का फादर का रिएक्शन था, मैं कभी इसके बाद भी बातें नहीं करता, ऐसे मतलब कभी इसकी बात नहीं। वो पूछते थे कैसा है, पैसा ठीक है, सब चल रहा है, ऐसा उनको था। हाँ, और अच्छे लगते थे, उन्होंने देखा भी था, क्योंकि जो जमीन दिया था उसके बाद मैंने अपने मर्जी से बड़ा सा बनाया था, वर्कशॉप बनाया था, घर बनाया था, घर में एसी लग गई थी, गाड़ी आ गई थी, तो वो सब देख रहे थे कि ये तो अच्छा बढ़ रहा है, चल रहा है, तो बस हैप्पी अबाउट द थिंग। लेकिन सबसे बड़ी मुझे तब लगी जब उनका जब नहीं रहे,
तब उनके पर्सनल बिलोंगिंग से मेरा वो टाइम्स का आर्टिकल उनके पास से निकला। क्या बात है। तो फिर मुझे मेरे बड़े भाई जो सूरत में रहते उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों को दिखा के बड़े प्राउडली कहते, देखो मेरा अनिल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वॉज वेरी प्राउड अबाउट द थिंग। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद भी हुआ जान के कि चलो पापा ने इतना तो देख लिया, फिर तो उससे तो कहीं आगे। जब क्योंकि मेरे फादर का देहांत के 3 महीने बाद हुसैन साहब मेरे जीवन में आए, तो वो एक अनदर जीवन शुरू हो गया। और उसके बाद मैंने बहुत मल्टीपल फोल्ड में आगे क्या देखा। मेरा बाहर का, प्रदेश का टूर, म्यूजियम देखना, बाहर के शोज, वो सब उसके बाद शुरू हुए। लेकिन वो इतना तो प्रेसिडेंट अवार्ड तक को देख के गए। क्या बात है। अगर अनिल भाई आपकी जर्नी को शायद एक लाइन में बतानी हो तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि फादर की ना से लेके फादर का एग्रीमेंट और वैलिडेशन, वो एक आपकी जर्नी रह गई जहाँ पे फादर ने मना किया कि आगे नहीं जाना, इसमें मेरे बिजनेस में आना है। राष्ट्रपति अवार्ड मिला, शायद उनको पसंद आया नहीं आया, बट जैसे आप बोले कि जब उनका देहांत हुआ तब उनके पास से आपका सबसे बड़ा आर्टिकल, जहाँ पे आपकी काफी आपके बारे में काफी अच्छा लिखा गया था, वो आर्टिकल उनके पास से मिला उनके जाने के बाद। तो आई थिंक एक शब्द में, एक लाइन में अगर बोलना है तो उनकी ना से लेके उनके आशीर्वाद, ये आपकी जर्नी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप ये जो माता पिता के आशीर्वाद होते हैं ना, इसी से जीवन बढ़ता भी है, सही बताओ तो। और आप इनको इतना खुश करो, बस वही खुशी रिफ्लेक्ट होके वापस आती है जीवन में। क्या बात। बिल्कुल सही बात। अनिल भाई, हमने आपकी जर्नी अगर देखते हैं तो आपने कला में आगे जाना है, बट क्या करेंगे वो पता नहीं। वो दिवाली ग्रीटिंग शुरू किए, वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे आप ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे आप थे, मतलब आर्टिस्ट, एक अलग आर्टिस्ट की पहचान थी। और पैसे भी काफी सारे कमाए आपने, एक आपने बड़ा सा घर बनाया। सो आपको, एक इंसान को जो भी चाहिए वो सब आपको मिल गया। बट काफी कुछ सालों में आपने आपकी गति कम कर दी। यू हैव स्लो डाउन योर लाइफ। व्हाई? नहीं, मैंने गति नहीं स्लो की, लेकिन मैंने ये जो कमाने की बात होती थी, क्योंकि मैंने शुरू के जो 25-30 साल की बात करूं तो हर आधी जिंदगी तो 2 छेड़े मिलाने में मिला दी। आज अगर उन दिनों में तो हम एडवांस चेक भी देते थे कि आज कोई आया, पेपर ले लिया तो उसको दे दिया 5,000 चेक। अब 5,000 बैंक में भी नहीं है, जेब में भी नहीं है, फिर भी दे देते 3 दिन के बाद। अगर 3 दिन में 5,000 जुटा के बैंक में भरने में ही आधा दिन निकल जाता था। ऐसी बहुत चीज पले होती थी कि जब आप उसको, वो काम भी करना है, वो लेना भी है, वो देना भी है, आगे भी बढ़ना है, तो ये होता था। तो बहुत सी टाइम ऐसे गए। ये मतलब मैं बात करूं 78 से ऑलमोस्ट 2002 तक का। 2002 के बाद जब ये जो बदलना शुरू हुआ, क्योंकि आर्ट एक अप्रिशिएट होने लगा, जो मेरा शौक की चीज के उसके भी पैसे होने लगे। और फिर मैंने ये कला जगत के साथ गैलरी में काम करना शुरू किया। तो ये सब के बाद जब बदलने लगा तो उसी के साथ एक अलग विश्वास आ गया। तो मेरा इतना बिल्कुल मानना है कि जब भी मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, जब शुरू से ही, कि मैं यही करूंगा, यही नहीं करूंगा, कभी नहीं। जहां जहां फ्लो चलता गया मैं उसके साथ मोड़ता गया। और उसी तरह जर्नी रही। जब मैं अहमदाबाद आया था तो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आया ही नहीं था, मैं तो कुछ सोशल काम से आया था। एक अपॉर्चुनिटी दिवाली कार्ड की मिल गई, उसमें बना लिया। अब जब आगे चल रहा था, हुसैन साहब मिल गए तो उनके साथ गैलरी का शुरू हो गया। अब बेटा आ गया तो बेटे ने संभाल लिया, तो मैंने अपनी स्पीड कम करके बेटे को दे दिया कि आप पूरा रिस्पॉन्सिबल करो, ये कमर्शियल पार्ट जो है आप देख लो, बस मेरा अपना है। आर्टिस्ट आते हैं, आज भी हमारा स्टूडियो में ग्राफिक्स होते हैं, तो आर्टिस्ट आते हैं हमारे साथ, घर में ही रुकते हैं, तो मैं उसके साथ में बैठता हूँ, बातें करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। लेकिन कहाँ बेचना, कितने का बेचना, किसको बेचना, मैं उससे बाहर निकल गया। वो नहीं करना चाहता। बस बहुत किया है, जरूरत से अब ऊपर हूँ, तो बस आनंद के साथ जो भी है वो बेटा अच्छे से देखता हूँ। मुझे याद है हमारे 1-2 सीनियर आर्टिस्ट, हमारे केजी सुब्रमण्यम जो मेरे सर थे, मेरे डीन भी थे। एक ऐसा टाइम था जब बेटा अब आया था, थोड़ा संभाल रहा था, अभी पूरी जिम्मेदारी ली नहीं थी, और वो आ रहे थे। और वो शांति निकेतन से जब वापस आते थे, बड़ौदा रहते थे, तो अहमदाबाद एक दिन हमारे यहाँ रुक के जाते, 2 दिन रुक के जाते थे। तो एक दिन मुझे बताया था कि मैं जा रहा हूँ तो 3 तारीख को वापस आऊंगा, तो दूंगा। अब उसी दिन ऐसा हो गया कि 3 तारीख को मुझे कहीं सूरत कोई सोशल काम से कंपल्सरी जाना पड़े। अब मैं सर को कैसे बताऊं मैं नहीं हूं, ऐसा था मन में। बेटा तो था,
फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मेरा बोलता है कि नहीं नहीं डैड, आप उनको बता दो एक बार, आएंगे फिर ऐसा ना लग जाए उनको बुरा लगे। तो फिर मैंने फोन कर दिया, मैं बोला सर आप अभी आ रहे हैं लेकिन मुझे जाना है, तो आप आइए, लेकिन मनन है यहाँ है, देखेगा सब कुछ। नहीं 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 मैं चला जाऊंगा ऐसे ही, मैं तो बोला कोई बात नहीं, मैं अगली बार मिलेंगे, मैं चला जाऊंगा बड़ौदा वहां से ऐसे ही। मैं को नहीं सर आप आइए, कुछ रुकिए, ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया, वो आए, रुके भी सही। और जब रात को, तो दूसरे दिन जब मैं आया, तो जैसे मैं घर में दाखिल हुआ तो पहले एक ही शब्द आए उनके, आपसे तो आपका बेटा ज्यादा ही ख्याल रखता है। अब ये मेरे लिए अवार्ड था सही कि उनको बड़ा मजा आया। मैं नहीं था, मुझे जाना था, लेकिन बेटे ने उनको अच्छी तरह संभाल लिया, क्योंकि ये सब तब भी वो 85 के ऊपर के उम्र के होते हैं, तो उनका ध्यान रखना, खाना है, उनको बैठना है, तो वो सब ख्याल करना पड़ता है। तो बेटा अच्छे से संभाल लिया। तो ये जो टीचर्स, आज भी हमारा, अभी अगले ही हफ्ते हमारा एक शो है ज्योति भट्ट का, वो 93 के है, वो भी आ रहे हैं। तो ये सब बेटा ले जाएगा, लाएगा, ये सब करता है, मेरे साथ बैठे खाएंगे। तो ये जो सारी जिम्मेदारी जब बेटे ने अच्छे से ले ली है, तो मैं फिर क्यों ना छोड़ दूं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अनिल भाई, आखिर में एक दो ग्रुप है, वो दो ग्रुप के लिए आपके अनुभव से कुछ आप शेयर करो। एक ग्रुप है जो स्टूडेंट है, जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, कला में इंटरेस्ट रखते हैं, और उनको आर्ट में ही, कला में ही आगे जाना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक चीज आजकल एक नई चीज ऐसी हो गई है कि आर्ट बिकती है बड़ी प्राइजों से। तो कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि हम भी आर्टिस्ट बन जाए, और इनके लिए ऐसा होता है कि बस कुछ भी कर दिया तो आर्टिस्ट हो गए। वो बात नहीं है, अंदर से पैशन चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है, आप जरूर आर्ट में आइए। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप आर्ट में आ गए तो आपको सफलता मिल गई। आर्ट में आने के बाद 2 साल, 12 साल, 22 साल, 32 साल, 42 साल या 5 साल, हुसैन को 7 साल के बाद मिली थी, ऐसा है। लेकिन लोगों को वो नहीं मालूम है, लोगों को जब लाखों में बिकता है वही दिखता है। लेकिन 80 साल की उम्र तक तो उन्होंने मतलब 20 साल की उम्र में शुरू किया था, 60 साल तक काम किया, मुश्किल से दाल रोटी तक पहुंच पाए थे। लास्ट 20 साल ऐसे रहे कि जिनमें उनको लाखों करोड़ों मिल गए। लेकिन लोगों को वो लास्ट 20 साल ही दिखते हैं, आगे के 80 साल किसी को नहीं दिखते। तो मेरा यही है कि आर्ट में है पैशन है तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन इसी के साथ मेरा इतना भी कहना है कि पैशन वहां तक होना चाहिए कि आपको भूखा सोना पड़े तो भूखा सो जाइए। लेकिन आप सेकंड ऑप्शन ले लिया, इजी रास्ता निकल दिया, तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाता है। क्या बात है। पैशन तो पकड़ के रखो बस, जरूर। और सिर्फ आर्ट की बात नहीं है, कोई भी फील्ड में अगर आपका पैशन है, उसके पीछे आप लगे ही रहो, डेफिनेटली उसमें आपको एक दिन सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। क्या बात है। और दूसरा एक ग्रुप है हमारी युवा पीढ़ी। हम जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी काफी इंटेलिजेंट है, काफी आगे है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मेरा बिल्कुल काम कहीं कहना, जैसे मैंने बताया कि मेरी 2 चीज, क्वालिटी एंड कमिटमेंट, जो मैंने फोकस किया लाइफ में, और उसी ने मुझे सक्सेस दिया। सही बताओ, नहीं तो उसी दिनों में भी अहमदाबाद में बहुत से स्क्रीन प्रिंटर थे और बहुत से करते थे, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं किया, और बस किसी भी तरह से अच्छा और उसी सही समय पर काम दिया। ये 2 चीजों मैंने बहुत नजदीकी से देखी है, उसकी सफलता, और उसी का मैंने आनंद पाया हुआ है। तो मैं बिल्कुल उनको बताऊंगा जिस भी चीज में करो पूरे दगत से और वही कमिटमेंट से काम करो, आपको बिल्कुल वो सफलता आपके पास होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनिल भाई, फिर से आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने आपकी कला के माध्यम से हमें जीवन का एक अलग पहलू समझाया है। आपने आपकी कला के माध्यम से आपने ये बताया कि जीवन में सिर्फ सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, बट सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, जो आपने आपकी जीवन के द्वारा दिखाया है करके। जैसे आप बोलते हो कि आप अभी लोगों को मदद कर रहे हो, आप काफी समय खुद के साथ बिता रहे हो, तो एक ये कला का आपने अलग पहलू हमको समझाया है, और आज हमको बहुत सारी चीजें कला के माध्यम से जानने को मिली। उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। और हम यही चाहेंगे कि आप आपकी कला द्वारा हमें और सिखाते रहे, समझाते रहे, ताकि आपने जो सोसाइटी बनाई है आपकी कला के माध्यम से, वो सोसाइटी और अच्छी बने और निखरे और काफी लोग उसके आगे ले जाए। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको टाइम देने के लिए, और हमको काफी सारी
चीजें समझाने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सवालों किया थे। मुझे भी कई ऐसी बातें हैं जो अंदर से निकली है और आपको बोलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सारी बातें लोगों तक आप पहुंचाओगे और उसका मैं माध्यम रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। That was from Mr. Anil Relia. What a rich thought by an artist. His thoughts are just like his art. Three beautiful insights from today's episode: intent and hard work. Whatever you do, do with intent and hard work. It may happen that your parents may not agree with whatever you want to do, but whatever you decide, and if you do with intent and hard work, it is going to give you result, and ultimately you will get validation from your parents. So intent and hard work. Second point, whatever skill you have, whatever profession you are, try to contribute to society by your skills and by your profession, as Mr. Relia did. By his artistry mindset and his experience, he helped one more artist and made his life. So it is always important to give back to your society with your skill and your profession. And third point, slow down in your life. We have aspiration, we have goals, we want to achieve a lot of things. And in that direction, we run, and run to achieve whatever we want. We achieve also, but we forget to stop. We continuously travel, run, jump to get more and more. But at some point of time, it is very important to slow down in your life, because it gives you an opportunity to introspect, to think, to give back to society, and it regenerates you to get back to your life again and to run again and to gain more and more. So, three important points: intent and hard work, give back to society, and third, slow down in your life. That's it from today's Between the Line. Do not forget to subscribe and do not forget to read Between the Lines. Thank you. Stay tuned.